हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं इन दोनों चैप्टर्स में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी के कंटेक्स्ट में अब हम लोगों को जो देखना बाकी रह गया वो ये है, वर्किंग इसकी जान ली हम लोगों ने, रोल भी जान लिया और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसके एनएचआरसी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बड़े सारे ह्यूमन राइट इश्यूज जो हैं, जो अभी तक एनएचआरसी के द्वारा लिए गए हैं, वो बहुत वाइड रेंजिंग टॉपिक्स हैं। मतलब जब से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे प्रॉपर एक ईयर कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई एनएचआरसी की? क्या हो गया? एनएचआरसी की इस्टेब्लिशमेंट नहीं पता? 1993। ठीक है, क्या हो गया, भूल गए क्या ये? ठीक है, जब से एनएचआरसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई है तब से एनएचआरसी के सामने मानव अधिकारों के उल्लंघन के क्या क्या केसेस इसके सामने आए हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, जो कि आपको एक लाइन में दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट वाइज दे रखे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ हैं। इनमें से कुछ केस स्टडीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करके, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर रखी हैं, कुछ केस स्टडीज़ जितनी सफिशिएंट है, अलग से क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि इश्यूज कंसर्निंग राइट टू फूड बता दो जो एनएचआरसी के सामने आया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उन केस स्टडीज़ को मैंने इसलिए एक्सट्रैक्ट कर रखा है और केस स्टडी की फॉर्म में कुछ चीज़ें जो हैं वो ले रखी हैं, ताकि आपकी जीएस पेपर 4 एथिक्स में हेल्प हो सके। क्योंकि एनएचआरसी के सामने जब ये इश्यूज आए थे, या कभी भी किसी बॉडी के सामने आते हैं, तो वहाँ पर एथिकल कंसर्न्स और एथिकल डायलेमास होते हैं, जो कि किसी भी स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्वासी जुडिशियल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इन सारी बॉडीज़ के सामने होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। खैर, वो बात का मुद्दा है, लेकिन पहले कुछ इश्यूज जानते हैं हम लोग जो कि एनएचआरसी के सामने अभी तक आ रखे हैं। एक, एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी करवाने से निजात पाना। फंक्शनिंग ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स एट रांची, आगरा एंड ग्वालियर। अब ये जो आगरा का पागल खाना था, अब वो बरेली शिफ्ट हो चुका है। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम फॉर women, अगेन एट आगरा। इश्यूज कंसर्निंग राइट टू फूड, रिव्यू ऑफ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। फिर इसको बाद में आप जानते ही हो, अब तो काफ़ी बार इसको अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, और अब चाइल्ड मैरिज के ऊपर प्रावधान क्या है कि चाइल्ड मैरिज करवाना मतलब आपके खिलाफ पीनल प्रोविजन ला सकती है, पेनल्टी ला सकती है, या फिर बोथ, फाइन भी लग सकता है ना, जेल भी हो सकती है, और दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इलीगल है ना चाइल्ड मैरिज के नहीं? प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अमेंडमेंट ऑफ सर्विस रूल्स। हमारे घरों में क्या होता है, बहुत सारी बार आपने देखा होगा, मतलब हमारे घरों की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि इमेजिन कर लो एक बार के लिए कि हमारे घर में कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं है। आपके पापा मम्मी चाचा चाची कोई भी जो है वो सरकारी अधिकारी नहीं है। अगर वो है भी तो अभी मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ आपको, लेकिन पहले आप इमेजिन करो कि वो सरकारी अधिकारी कोई भी नहीं है आपके परिवार में। जब बात आती है आपकी, आपके भाई बहनों की और मम्मी और पापा की, ये जो आपका परिवार होता है, मेन कोर परिवार, बहुत बार अगर घर पे काम वाली दीदी या काम वाली आंटी अगर नहीं आ पाए, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं होता कि उनके बेटे या बेटियां काम कर जाएं आपके घरों में, जो कि नाबालिग हैं। पहले बताओ हाँ या ना? मम्मियों को हर्ज होता है इस चीज़ से, या फिर काम करवाना उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है?
हाँ, प्रैक्टिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये, होता है ऐसा। अब मान लो, ये तो चलो अज्ञानी लोग हुए जो कि ना कभी सरकारी एग्जाम की किसी तैयारी करी, हमारे मम्मी पापा ने, हमारे घर पे किसी ने, और जानते नहीं है। मतलब मैं अज्ञानी लोग क्यों कह रहा हूँ, कानून का दायरा नहीं जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गंवार हैं हमारे माँ बाप या फिर अनपढ़ हैं, कानून के दायरे को नहीं जानते कि ऐसा करवाना, कभी किसी ने कंप्लेंट कर दी तो जेल टर्म भी हो सकती है मम्मी पापा को, वो जानते नहीं है सब चीज़ें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत कोई फंडामेंटल राइट्स के केस बनाकर कंप्लेंट कर सकता है, और भागते फिरेंगे फिर वो इधर से उधर। बहुत बार सरकारी अधिकारियों के घर में भी ऐसा देखा जाता है। एक सरकारी अधिकारी, जनरली ऐसा माना जाता है कि उसको सरकारी नौकर मिल रहा हो चाहे ना मिल रहे हो, लेकिन खर्चा उसका नाम मात्र का है। फ्री की कैंटीन से राशन आ जाना, और बंगलो क्वार्टर मिल ही जाना। बहुत सारे बार ऐसा सोचना कि सैलरी तो सिर्फ दिखाने की एक फॉर्म में है, 1 लाख तो सिर्फ सैलरी है, महीने की कमाई तो कम से कम 50 से 100 करोड़ के बीच में जाती है। जो भी इश्यूज है, लेकिन एक सरकारी व्यक्ति कानून के दायरों को अच्छे तरीके से समझता है कि नहीं समझता है, फिर भी वो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। जैसे हमारे घर में जब कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, तो वो लोग बच्चे या बच्चियों को काम करवाने के नौकर के तौर पर घर में रख लेते हैं। इसी के चलते एक केस आया था, प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अमेंडमेंट टू सर्विस रूल्स। समझ पा रहे हो? पीनल प्रोविजन इस तरीके से हो सकती है, पेनल्टी इस तरीके से लग सकती है, आपको अपनी सर्विस से हाथ धोना पड़ सकता है। आप एक चीज समझ पा रहे हो, कल को अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हो, इस तरह की हरकत का आप करते हुए पाए जाओ, और आपका केस एनसीपीसीआर के पास चला जाए, आप समझ पा रहे हो कि आपकी सर्विस के ऊपर किस तरीके से खतरा मंडरा सकता है और शनिवारी हो सकता है। आप वहां पर एक्सप्लेनेशन देने के काबिल रहोगे क्या कि मैं जानता नहीं था, मुझसे गलती हो गई? ये 2 वर्ड्स, ये 2 शब्द निकल पाएंगे आपके मुंह से? ऐसे आयोग, ऐसे आयोगों के पास जब इस प्रकार का आपका केस जाता है, याद रखना जिंदगी में कभी भी नौकरी तक छिन सकती है। रोड पे आ जाओगे एक ही रात में। मैं सरकारी अधिकारी होने के बाद ये वाली बात कर रहा हूं, ठीक है? ये केस इसी प्रकार का केस था, और अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बहुत ध्यान रहता है कि हमें बच्चों को जो है वो उनसे काम नहीं करवाना है, नाबालिग लोगों से, नाबालिग बच्चों से, बच्चियों से। एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर उसी तरीके से रिलेटेड है ये, लेकिन पहला वाला जो 7 नंबर का पॉइंट है, फोर्सफुल तरीके से वो बात कर रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, लेकिन नीचे बात हो रही है जनरल चीज़ों की। हमेशा ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स या फिर पब्लिक अथॉरिटीज के साथ ही कंसर्न होता है क्या? प्राइवेट सिटीजन एक दूसरे प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ नहीं कर सकता क्या वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट? बताओ, तो केस नहीं बनेगा। आप किसी, जरूरी हमेशा केस दर्ज करवाओगे तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ ही करवाओगे? प्राइवेट लोगों के खिलाफ केस दर्ज करता है कि नहीं करता है एनएचआरसी? ज्यादातर केसेस तो यही होते हैं। मान लो आप स्कूटी या बाइक चला रहे हो, और रास्ते में कोई रोक कर आपसे ये कहता है, उसने आपकी चाबी निकाल ली बेसिकली स्कूटी या बाइक की, और कहता मैं नहीं दे रहा। अगर आप छोड़ देते हो अपनी स्कूटी या बाइक और कहते हो जा ले जा, अब वो अननोन व्यक्ति भी हो सकता है, नोन व्यक्ति भी हो सकता है, कोई दादागिरी करने वाला पर्सन भी हो सकता है, जो भी है,
आपको कैसे भी करके उस पर्सन का एड्रेस पता है, या फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करा दिया, जो भी है, उस पर्सन के ऊपर इतनी से हंसी मजाक करने के लिए कि चाबी निकालना आपकी, मेरे को राइट दे, मैं तेरे को नहीं जाने दे रहा, वरना मैं चाबी वापस नहीं कर रहा, इतनी सी बात पर उसके ऊपर डकैती लग सकती है, डकैती के चार्जेस लग सकते हैं उसके ऊपर। ज़बरदस्ती वो आपकी चीज़ों का, आपका अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, इस तरह के आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं लग सकती हैं उसके ऊपर। 8 साल की जेल हो सकती है उस पर्सन को। गाइडबुक फॉर द मीडिया ऑन सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब ये एम्बेड एक्सपेंड हो चुका है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? पॉक्सो एक्ट, उसके अंदर ये सारी बातें है कि नहीं है? पॉक्सो एक्ट एक बहुत बड़ा एम्बेड है, बहुत बड़ा एम्ब्रेला है ना, टू प्रिवेंट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। मैं आपसे कुछ टाइम पहले इशारों की बातें कर रहा था श्रेया, है ना, कि ह्यूमन जेस्चर्स के तौर पर अगर किसी को आंख मारी गई है, या कोई भी सिग्नल दिया गया है, कुछ सिंबॉलिज्म यूज करा गया है, उसके तहत भी एक नाबालिग लड़का या लड़की केस दर्ज करवा सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। यहां पर सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के, मतलब वही 18 साल से कम, जिसको आप जनरली जुवेनाइल्स कहते हो, वो केस दर्ज करवा सकते हैं। राइट? पता है वाली बात सबको? ज्यादातर रेप किसके होते हैं? तो आंकड़े क्यों नहीं आते हैं इसके हमारे पास? रजिस्टर नहीं होते, देखो अनरिपोर्टेड। पता है वाली बात सभी को? एनसीआरबी का डेटा कहता है ये वाली बात। ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन, मैनुअल फॉर द जुडिशरी फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो ट्रैफिकिंग इन विमेन चिल्ड्रन, मैनुअल फॉर द जुडिशरी फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन। अब ये क्या है मैनुअल फॉर द जुडिशरी? मतलब ट्रैफिकिंग की बात हो रही है औरतों, महिलाओं और बच्चों के लिए, लेकिन वाई इट इज सर्विंग एज अ मैनुअल फॉर जुडिशरी फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन? सवाल के दायरे आपके ऐसे पीड़ित औरतों से और बच्चों से पूछते वक्त या कोई जजमेंट पास करते वक्त काफ़ी सॉफ्ट होने चाहिए। समझ पा रहे हो ना? एक हमने एनएचआरसी के कंटेक्स्ट में मानसिक संतुलन की बात करी थी, अगर आपको याद हो तो। सवाल पूछना भी एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का केस होता है क्या, नहीं होता है? शाइनी, ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्स टूरिज्म एंड ट्रैफिकिंग। बच्चे, औरतें, इनको किडनैप कर कर, बहला फुसला कर बॉर्डर के उस पार बेच दिया गया किसी ग्रुप को, टेररिस्ट ग्रुप को, आतंकवादी संगठन को, किसी प्राइवेट डीलर को। इसका एग्जांपल बताऊं सेक्स टूरिज्म कैसे? बजरंगी भाईजान देखिए, वो टूर्स एंड ट्रेवल्स का जो बंदा होता है, वो मुन्नी को बेच देता है कोठे पे ले जाकर। वो क्या कर रहा होता है? ट्रैफिकिंग, सेक्स टूरिज्म। मैटरनल एनीमिया एंड ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज मैटरनल एनीमिया? एनीमिया क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स कम है क्योंकि
खून कम है। खून क्यों कम है? बॉडी में आयरन की कमी है। ये मैटरनल एनीमिया का केस कब बनता है? ये वाला ब्लेम ना स्टेट को लेना पड़ता है अपने ऊपर। मैटरनल हेल्थ को प्रमोट नहीं कर पाया स्टेट, और ये वाला केस कब बनता है? स्पेशली व्हेन विमेन इज प्रेग्नेंट। पापा या मम्मी न्यूज चैनल देखती हैं तो कभी ऐड देखा आप लोगों ने? सरकारी दफ्तरों में आयरन की गोलियां मिलना महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करवाने गई हैं सरकारी अस्पतालों में। मयूर, दिया जाता होगा आपके दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री गोलियां, और अवेयरनेस चलाई जाती होगी, बताई जाती होगी। प्रेगनेंसी के टाइम पर एक औरत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? सबसे ज्यादा खतरनाक बात आरबीसी का गिरना, राइट? क्योंकि उससे किसकी जान को खतरा होता है? मां और बच्चे दोनों की जान को। अगर स्टेट ये इंश्योर करने में असमर्थ रह जाए कि ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है, बिल्कुल। रिहैबिलिटेशन ऑफ डेस्टिट्यूट वुमेन इन वृंदावन। कोई भी पर्सन डेस्टिट्यूट कब बन जाता है? कोई भी पर्सन जब कोई छोड़ दे और घर से बाहर निकाल दे, सड़क पर आ गया, मतलब बेसिकली पर्सन है ना। वृंदावन में ये वाला केस आया था। बड़ी सारी जो महिलाएं हैं वो सड़क पर पाई जाती हैं, जिनका कहना यह है घर परिवार के लोगों ने उनको छोड़ दिया है। यूट्यूब पे आपने देखा है इस तरह की बुजुर्गों की, महिलाओं की कहानी आती हैं। इससे इससे एक दिक्कत होती है, पता है क्या? ये जो मुद्दा है ना, ये वाली केस स्टडी, और मतलब केस स्टडी नहीं, ये वाला जो टॉपिक है ये केस स्टडी की फॉर्म में और इसका एम्बेड एक्सपेंड हुआ था। आप सोच के देखो, अगर कोई औरत डेस्टिट्यूट बन चुकी है, कैसे? जवानी में। अब आप कहोगे जवानी में कैसे? जवानी में ऐसे, उसके माता पिता नहीं है, वो अनाथ है और उसकी शादी करवा दी गई। कौन करवाएगा उसकी शादी? अगर आपको ये चीज पता हो, कभी कभार बहुत शुभ अवसर पर मंदिर वाले 101 कन्याओं के जोड़े की शादी करवा देते हैं, दहेज भी देते हैं अपनी साइड से, बेड, अलमीरा, फर्नीचर। ऐसे कपल्स को लेकर आते हैं, उनका जोड़ा बनाते हैं। एक लड़का है, मान लो उसके भी घर परिवार में कोई नहीं, एक लड़की अनाथ है, मंदिर वाले शादी करवाते हैं। और बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस प्रकार की जिम्मेदारी लेते हैं, पुण्य माना जाता है कन्यादान। अवेयर हो उसके बारे में? शादियां होती है ऐसे। अब मान लो उस लड़की का कोई नहीं, उसकी सहेलियों ने बोला आगे पीछे तुम्हारे लाइफ में कोई भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारा रखवाली करने वाला कोई नहीं है, तुम शादी कर लो इससे जिससे भी करवाई जा रही है। कर ली उसने शादी, कुछ साल शादी अच्छे चली, मे नॉट गॉट डू सो, और उसके बाद झगड़े कलेश होने के बाद पति ने एक दिन छोड़ दिया, या फिर वो छोड़ के चला गया अपनी बीवी को ऐसे ही बिना रीजन दिए। अब वो सड़क पर आ गई है, लिटरल फॉर्म में वो एक सड़क पर आ गई है, अब उसको कुछ नहीं पता। अब ये जो चीज है उसके आगे पीछे कुछ नहीं, माँ बाप होंगे तब तो जाके माँ बाप के घर में जाएगी। मे नॉट गॉड डू सो, ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन मान लो इस केस में उसके माँ बाप नहीं, वो जाएगी का? वो लिटरली सड़क पर आ चुकी है। अब ये जो डेस्टिट्यूशन का जो केस है, जब ये बड़े सारे अदालतों में, कोर्ट में जो जाता है, कोर्ट सरकार या प्रशासन के ऊपर फटकार लगाती है कि आपको इमीडिएट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ऐसे लोगों का, ऐसी औरतों का करना चाहिए, नॉट लोगों का। ये इशू औरतों का होता है, मर्द तो फिर भी कमा के खा लेगा। मैं यहां पर डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर कोई महिला मुक्ति मोर्चा की बात नहीं कर रहा हूं, औरतें कैसे नहीं कमा पाएंगी सर।
मैं इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट के अंदर बातें कर रहा हूं, जहां पर अभी तक एक बंदी कुछ कमाना धमाना नहीं जानती थी, वो अपने मर्द की रोटी के आसरे बैठी हुई थी और उस मर्द ने रातों रात उसको छोड़ दिया। और उसके माँ बाप नहीं है, उसके कोई भाई बहन नहीं है, उसका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, वो अनाथालय में बड़ी हुई है। अब वो करे तो करे क्या? सड़क पर आने के बाद दो चीजें करती है महिलाएं, उसके बाद दो रास्ते होते हैं। कोर्ट ने ये चीज संज्ञान में ली और अलग अलग राज्यों की सरकारों को फटकार लगाई, केंद्र की सरकार को भी फटकार लगाई। क्या? या तो वो भीख मांगेगी या अपना शरीर बेचेगी। डेस्टिट्यूशन कैन गिव राइज टू प्रोस्टिट्यूशन। और जब मजबूरी का कारण बन जाए शरीर बेचना और रोटी खाना शरीर बेचकर, ये एक अटमोस्ट ह्यूमन डिग्निटी को बेचने वाली बात बन जाती है। किसके अगेंस्ट हो जाता है श्रेय? ये कहां था ये श्रेय? वो क्या पॉइंट होता है कि हाँ, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है वो, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच अपनाता है फ्रेटर्निटी। और वो क्या फंडामेंटल ड्यूटी में लिख रखा होता है ना कि विमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और क्या करना है। नहीं नहीं, एक और लाइन आती है क्या श्रेय? डेरोग्रेटरी प्रैक्टिसेस को मतलब अवॉइड करना है कैसे भी करके, है ना, विमेन के खिलाफ जो होती हैं। अब ये डेरोग्रेटरी नहीं है, यहां पर ब्लेम हमें किसके ऊपर लगाना है? उसके पति के ऊपर लगाना है, या फिर उसने मंदिर वालों के कहने पर ट्रस्ट करके जो शादी कर ली कि औरत ही पागल थी, किसके ऊपर ब्लेम लगाना है? हमें ब्लेम किसके ऊपर लगाना है? यहां पर ब्लेम की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसको लेनी चाहिए? और ये ब्लेम है किसका? स्टेट का। मतलब रिपरकशन जो डेस्टिट्यूशन के प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। किसी का रिश्ता बिगड़ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि स्टेट को ब्लेम लेना चाहिए, कि स्टेट को ये देखना चाहिए श्रेया है कि गद्दार लोग पैदा होते हैं कैसे कैसे करके देश के अलग अलग कोने में। यहां बहुत है श्रेया, ग्वालियर। स्टेट को देखना चाहिए कि यहां फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड क्यों नहीं हो रहा। कॉम्बैटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ women एट वर्क प्लेस। मैंने एक करंट अफेयर डिस्कस करवाया था, शायद याद है, अर्ली मॉर्निंग हमने एक बार करंट अफेयर डिस्कस करा था, आप लोगों को भी याद होगा किसी ना किसी को, जिसमें हम ये बात कर रहे थे ऑफिस के अंदर एक औरत को कैसे चुप्पी साधनी पड़ती है अगर कुछ ऐसा केस, ऐसी कोई वारदात हो गई तो, याद है? और स्पेशली अगर वॉयलेंस नहीं, हैरेसमेंट अगर हो रही हो सेम जेंडर के थ्रू। आप ऑफिस जा रहे हो, आप बंदे हो और आपका बॉस ही आपको छेड़ रहा है। आप बंदी हो, आपकी फीमेल बॉस आपको छेड़ रही है। उसके अंदर एक चीज लिखी हुई थी ना कि कभी कभार कलीग्स हंसेंगे इस चीज के ऊपर कि तू उसको पसंद आ गया। पर्सन किस पीड़ा से गुजरता है ये उससे पूछो। अनकंफर्टेबल कभी कभार हो जाता है। और उसका करंट अफेयर की क्रस क्या थी कि कभी कभार रोटी कमाने के लिए पर्सन वो जॉब छोड़ नहीं सकता। हरेसमेंट ऑफ विमेन पैसेंजर्स एंड ट्रेन्स, ऐसे केस भी बहुत बार आ रखे हैं। अच्छा, ये कोई सिंगल केस नहीं है, मतलब समझ रहे हो, एनएचआरसी के पास जब बहुत सारे केसेस एक जैसे आने लग जाते हैं ना तो उनको वो कैटेगराइजेशन उनकी वो कैटेगराइजेशन कर देता है। मतलब ये जो जैसे केस है, किसी को भी पकड़ लो यहां पर, ट्रैफिकिंग एंड विमेन एंड चिल्ड्रन, या फिर मेटरनल एनीमिया एंड ह्यूमन राइट्स, ये किसी एक बंदी ने केस नहीं करा, किसी एक औरत ने केस नहीं करा, ऐसे बड़े सारे केस आए एनएचआरसी के पास। और एनएचआरसी ने इसको संज्ञान में लेते हुए, आपको पता ना एनएचआरसी रिकमेंड करता है सरकार को, रिक्विजिट अथॉरिटी को, प्रशासन को, इवन कोर्ट को भी बताता है सरकार को फटकार लगाओ, जल्दी बोलो ये काम करने के लिए। और कोर्ट लॉ बनवा सकता है ना सरकार से बोलकर जल्दी, जिसको हम कभी कभार ये ब्लेम भी लगाते हैं जुडिशरी के ऊपर, कभी कभार इस वजह से सरकार लगाती है कि वो अपने डोमेन को छोड़कर उसके क्या कहते हैं उसको, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एंटर करने जा रहा है जो उसका दायरा नहीं है। और कोर्ट ने अपने आप को 1990s में 1980s में खुद ही बर्डन करा ना कि आप हमारे पास लाओ पीआईएल, हम एंटरटेन होने के लिए तैयार हैं, हम बर्डन अपने आप को करने के लिए तैयार हैं।
ये 5 करोड़ केसेस ऐसे ही थोड़ी ना पेंडिंग हो गए। किसी भी बात पे पर्सन पीआईएल फाइल कर रहा है। मैंने आपको अक्सर अपने लेक्चर्स में केस स्टडी बताई थी, अगर आपको याद हो। दिल्ली के अंदर एक नाला या पता नहीं कोई तालाब था, मैंने आपको बताया था, वो गंदा पड़ा हुआ था। लोगों ने कंप्लेंट करी थी, द हिंदू में उसकी फोटो आई थी। कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान में लिया, एमसीडी को फटकार लगाई, और 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर वो साफ हो गया बिल्कुल। अब सवाल ही उठता है, सरकार कहां थी उस टाइम पर? झकमरा रही थी अपनी। तो यहां पर जुडिशियल इंटरफेरेंस गलत क्या है श्रेया? बताओ क्या गलत है शहनीज में? 2 दिन के अंदर कोर्ट ने अगर वो काम करवा दिया जिसमें सरकार की मां मर रही थी 5 साल से, क्या दिक्कत है? एबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग? हाँ, गटर वटर में घुसना। अब सवाल ही उठता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही क्यों करें? है ना? ये कभी कभार कास्ट, कभी कभार नहीं, कास्ट बेस्ड प्रोफेशन है हमारे इंडिया में ये। कभी मंदिरों के पुजारी, ब्राह्मण, प्रीस्ट, मौलवी साहब जाएंगे गटरों को क्लीन करने? आपके घर के बाहर जो नाला है उसमें आपके घर से निकला हुआ कचड़ा है, एक्सक्रीटा है। कभी प्लान बनाते हो आप और आपका परिवार पूरे का पूरा, आज संडे है, सब लोगों को ग्लव्स पहनकर, बॉडी सूट पहनकर ये उतरना है, नाला साफ करेंगे आज हम सब मिलकर? कौन सा परिवार ऐसा जो इंडिया में करता हो? है कोई ऐसा? ये सोचा जाता है ये पर्टिकुलर ऐसे लोग काम करेंगे जिनकी कोई डिग्निटी नहीं है ना? दिक्कत लेकिन दोनों साइड से है। करने वाला भी तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं ढूंढ रहा है रोटी कमाने का। वो भी ये मानकर बैठ रहा है कि हाँ, ये हमारी नियति है, ये हमारी किस्मत है, वेदास में सही लिखा हुआ है। दलित इश्यूज इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज परपिटेटेड ऑन देम। तो क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर ला सकते हैं हम इस दलित इशू, मतलब इसको मान सकते हैं दलित इशू के दायरे में मैनुअल स्कैवेंजिंग को ला सकते हैं? प्रॉब्लम्स फेस बाय डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स। क्या प्रॉब्लम हो जाती है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। याद है इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स? इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वाली बात याद है? ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्संस। हमारे देश में कितने शहर ऐसे हैं जहां पर बस स्टैंड पर बस प्रॉपर तरीके से कुछ सेकंड्स लगाती उतरती हो और डिसेबल्ड लोगों के लिए एक रैंप खुलता हो? बताओ कितनी बसें देखते हो आप ऐसी? होता है? नहीं होता। इश्यूज रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ। अब यहां पर जैसे मेटरनल हेल्थ की बात हुई थी, चाइल्ड हेल्थ को संज्ञान में लेते हुए और यह देखते हुए कि बच्चे शिक्षा से, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य से, हेल्थ से वंचित न रह जाए, सरकार ने क्या करा? राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया? कहां से उठाकर कहां ले गई सरकार? डीपीएससी को फंडामेंटल राइट में ले गई, राइट? और ये इंश्योर करने के लिए कि शिक्षा सबको मिल जाएगी, लेकिन शायद से घर वाले इसलिए स्कूल ना भेजे कि टिफिन कहां से बांधेंगे बच्चों का। तो सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा चलाया बच्चों के खाने के मामले में? अब मिड डे मील स्कीम के अंदर जाकर हम लोग भी खा सकते हैं क्या दोपहर में खाना? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सरकारी स्कूल।
खाना अच्छा बनता है क्या? हाइजीनिक कंडीशंस में खाना बनाया जाता है क्या? नहीं अरे कैसे नहीं बनता, पागल हो गए हो? करेक्टर करेक्टर सस्पेंड हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कलेक्टर के दायरे के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उसको संज्ञान में लिया जाता है। और डबल आर ओ कभी कभार तो मतलब 2 बार प्योरिफिकेशन होकर पानी का यूज़ करा जाता है खाना बनाने के लिए। हाँ वो कह सकते हो आप, देखो इसमें किचन साफ नहीं है, सब्जियां ठीक नहीं आई, तो उसमें यार वो कुक कुछ नहीं कर सकता। वो काम उसका नहीं है, वो के पेंट करे बैठेगा और नई नई टाइलें लगाएगा। सरकारी बिल्डिंग आप जानते हो कैसी होती हैं, बारिश के दिनों में पता चला खाना बन रहा है, कुक मर गया, छत गिर गई उसके ऊपर। अब इसमें उसकी गलती है क्या? हाँ ग्राउंड लेवल तो फिर बहुत कुछ होता है। और यहां पर मिड डे मील स्कीम के अंदर, फूड के अंदर फूड के अंदर बायो मैग्निफिकेशन यूज करा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायो मैग्निफिकेशन इन फूड? उसकी जो प्रोटीन कैपेसिटी या न्यूट्रिएंट कैपेसिटी होती है, उसको जितनी अवेलेबल नेचुरली होती है, जैसे मैंने मान लो 1 कटोरी दाल श्रेया आप पियो, 1 कटोरी दाल मैं पीऊं, लेकिन वही अगर मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत वो दाल मिल रही है, तो वो दाल के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। मतलब आई एम सॉरी, मैं बायो मैग्निफिकेशन शायद से टर्म गलत यूज कर रहा हूं। ठीक है। हाँ वो एक्चुअली क्या, मतलब आप समझ जाओ कि वो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, मतलब सेम सेम क्वांटिटी के फूड में प्रोटीन ज्यादा होगा या वो न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बायो मैग्निफिकेशन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, वो नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड होता है, और वो एनवायरमेंट के कंटेक्स में, स्पीशीज के कंटेक्स में यूज होता है। उसके लिए पर कुछ ऐसी मैग्निफिकेशन जैसी कोई टर्म जो यूज करी जाती है। ठीक है। जैसे आपको पता है ना, बच्चों को जो दूध के टेट्रा पैक्स दिए जाते हैं मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत, वो बॉइल्ड मिल्क होता है, जो कि बड़े सारे प्रोटीन में बॉयल करा जाता है और फिर पैक करा जाता है उसको, है ना? राइट्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय HIV और एड्स, इनके लिए हमारे देश में काम करता है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर मतलब HIV एड्स से तो किसी भी एज का पर्सन, एज ग्रुप वाला पर्सन प्रभावित हो सकता है, लेकिन बात करें अगर हम लोग बच्चों की, इनको स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन देने का प्रावधान करा गया था NHRC के द्वारा। ऑब्वियस बात है, रिकमेंडरी बेसिस पर कि NHRC ने रिकमेंडेशन दी सरकार को, रिक्विजिट अथॉरिटीज को, और उन्होंने इसके लिए काम करा। इसके लिए अवेयरनेस के लिए क्या करा जाता है, आपने जनगण मन सुनी होगी, क्रिकेट ग्राउंड में जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं, इंडियन टीम जो होती है, वो HIV एड्स से प्रभावित हुए बच्चों को अपने आगे खड़ा करके कभी कभार नेशनल एंथम गाते हैं वो लोग। पता है ये वाली बात? मैंने आपको दिखाया भी था, एक बार बताया भी था पॉलिटिकल लेक्चर्स में। WHO की एक स्ट्रैटेजी है एड्स के कंटेक्स में, क्या नाम है उस स्ट्रैटेजी का, जल्दी बताओ। याद आई? 1990 स्ट्रैटेजी, सुना है कभी इसके बारे में कि पहली बार सुन रहे हो? हाँ देखो, एक बार के लिए श्रेया से देख लेते हैं जरा, ठीक है, अच्छे से। इसको चलते हैं हम, दृष्टि आई है इसमें, अच्छा होता है ये।
90 90 90 स्ट्रेटजी क्या है? 90-90 का मतलब पहला जो 90 है, पहला 90 उसका मतलब है 90% ऑफ दोज हु आर HIV पॉजिटिव इन द कंट्री, उनको उनका स्टेटस बताना डेट यू आर HIV पॉजिटिव। ठीक है, 90% लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए दे आर HIV पॉजिटिव। दूसरा 90 का मतलब क्या है? 90% ऑफ दोज हु नो देयर स्टेटस, मतलब ये जो 90% लोग जान गए कि दे आर HIV पॉजिटिव, इनमें से जो 90% जो लोग हैं, 90% दोज हु नो देयर स्टेटस आर ऑन ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और जिन लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, अगला 90 का मतलब है उन 90% लोगों को जिन लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, 90% दोज हु आर ऑन ट्रीटमेंट, दे शुड एक्सपीरियंस इफेक्टिव वायरल लोड रिप्रेशन। देखो, अभी तक ये वाली बात आप जानते हो, कोई भी ऐसी दवाई, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, कीमो, कुछ ऐसा आया है कि जो एड्स को खत्म कर सके? वायरस होता ना एड्स, एक इसके इंपैक्ट को बस मिनिमाइज करा जा सकता है, राइट? ये है 90-90-90 स्ट्रेटजी। क्या मतलब है 90 का? पहला 90 क्या होता है श्रेया? 90%, हाँ, जिन लोगों को HIV, जो लोग HIV पॉजिटिव हैं, पूरी जनसंख्या में से एटलीस्ट 90% को अवेयर करवाना कि उनका स्टेटस पॉजिटिव है। एक्सेप्ट दिस, नो दिस, रिकॉग्नाइज दिस। अगले 90 का मतलब क्या है? जो 90% लोग जो कि आइडेंटिफाई हो गए हैं कि यस दे आर HIV पॉजिटिव, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना? उनमें से कम 90% लोगों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगले 90 का, लास्ट 90 का मतलब क्या है? उन 90% लोगों को जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनके अंदर हमें असर दिखना चाहिए कि उनकी जो HIV एड्स की जो गंभीर बीमारी है, जो उनकी हेल्थ डिटोरेशन जितनी हो सकती है, उस ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उसका इंपैक्ट सीवियर नहीं है, वो कम होता जा रहा है। वायरल लोड में सप्रेशन देखने को हमें मिल रही है, राइट? ये है 90-90-90 स्ट्रेटेजी। जैसे कि आप जानते हो, देयर इज नो क्योर फॉर HIV इन्फेक्शन। हाउएवर, इफेक्टिव ARV, एंटी retroviral drugs, they can control the virus and help prevent transmission so that people with HIV and those at substantial risk, they can enjoy healthy, long and productive lives. तो दवाइयां कौन कौन सी होती हैं HIV ट्रीटमेंट के लिए? एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन या एंटी रेट्रोवायरल्स थेरेपी या HIV ट्रीटमेंट। एक इसको और जान लो, डोंट वरी, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, मैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको से बोला था वल्नरेबल ग्रुप्स और वो सब करके, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, दिखा देता हूँ मैं आपको। इधर जाओगे, यहाँ पर आओ, इसको देखोगे अगर आप, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, मैंने आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट दिया है हेल्थ के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट अलग से दिया है एजुकेशन के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट दिया है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक पूरा का प्रॉपर मीन्स का एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसमें हम जब हेल्थ कंपोनेंट को देखेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल इसको देखो, अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड प्रोजेक्ट सनराइज, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2016 to tackle the rising HIV prevalence in the northeastern states in India, especially among people injecting drugs। आपको पता ना, एक सुई से या उससे भी HIV बहुत आसानी से एंटर कर जाता है। एड्स ट्रांसमिशन कहते हैं ना, इसलिए कि कभी भी जो जो सैलून में आप जाते हो, आप शेव करते हो, किसी का यूज रेजर या जो नेल कटर होता है या जो पिन होती है, वो कभी भी किसी के भी घर पे, दोस्त यार कहीं पर भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, है ना? ये पर्सनल हाइजीन या फिर पर्सनल मेंटेनेंस के कुछ मैनर्स होते हैं, और ये मैनर्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ऑफ कंसर्न ऑफ HIV एंड एड्स। उसके बाद द रेड रिबन, द रेड रिबन इज द यूनिवर्सल सिंबल ऑफ अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर पीपल लिविंग विद HIV।
wearing a ribbon is a great way to raise awareness on and during the run up to the World AIDS Day. ये रेड रिबन की बात अगर मैं आपको बताऊं, रेड रिबन वर्ल्ड एड्स डे, ये वाला देखा होगा आपने. इसके लिए एड्स डे का वो भी होता है, रन अप्स. ये अवेयरनेस रेज करने के लिए. बस ठीक है. तो रिलीफ वर्क फॉर द विक्टिम्स ऑफ 1999 ओडिशा साइक्लोन. मॉनिटरिंग ऑफ रिलीफ मेजर्स अंडरटेकन आफ्टर गुजरात अर्थक्वेक. डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी. पॉपुलेशन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स. रिव्यू ऑफ स्टैट्यूट इंक्लूडिंग terrorist and disruptive activities act and draft prevention of terrorism bill 2000. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एरियाज ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म. स्पेशली कौन से एरियाज होते हैं? ये टर्म याद है, कॉमन टर्म्स आपके लिए, रेड कॉरिडोर्स है ना. श्रेया, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में. मयूर याद है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज, जंगलों वाले इलाकों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, नक्सलाइट्स. गाइडलाइंस टू चेक मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट बाय द पुलिस. जैसे कि मैं आपको बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में, अरेस्ट कर भी लिया गया है तो क्या देखना कि पावर को मिसयूज ना करा गया हो, क्योंकि इसके सामने पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि पुलिस को रीजन फॉर अरेस्ट देना पड़ेगा. अगर वो ठोस नहीं है तो उनकी जॉब भी जा सकती है ना, वो सस्पेंड हो सकते हैं. क्लियर है ये वाली बात. उसके बाद सेटिंग अप ऑफ अ ह्यूमन राइट सेल इन द स्टेट और सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स. स्टेप्स टू चेक कस्टोडियल डेथ्स, रेप एंड टॉर्चर. कभी कभार पुलिस कस्टडी में भी कई सारे लोग मर जाते हैं, आरोप ये भी लगते हैं पुलिस वालों के ऊपर, रेप और टॉर्चर की घटना को अंजाम दिया गया. एक्सेशन टू द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, एडिशनल प्रोटोकॉल्स टू द जेनीवा कन्वेंशंस. जेनीवा कन्वेंशंस आर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स. डिस्कशन ऑन एडॉप्शन ऑफ अ रिफ्यूजी लॉ फॉर द कंट्री. टॉपिक से भटकना मत, हम बस ये पढ़ रहे हैं यहां पर बड़े सारे केसेस के आज तक एनएचआरसी के सामने क्या क्या केसेस आ रखे हैं ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में. सिस्टमिक रिफॉर्म्स ऑन पुलिस, प्रिजन्स एंड अदर सेंटर्स ऑफ डिटेंशन. अब क्लियर है ये वाला पॉइंट? डिटेंशन सेंटर्स, प्रिजन रिफॉर्म्स एंड पुलिस रिफॉर्म्स. एडिशनल हेल्प, एडिशनल फैक्ट्स कौन देता है यहां पर? एनएचआरसी, सॉरी एनएचआरसी नहीं, वो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. रिव्यू ऑफ लॉस, implementation of treaties and international instruments of human rights. Promotion of human rights literacy and awareness in the educational system. Human rights training for armed forces and police, public authorities and civil society. Action research on trafficking. Research through well-known academic institutions and NGOs on various issues related to human rights. ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था ना, ये होम मिनिस्ट्री से अक्सर दरखास्त करती रहती है एनएचआरसी के ध्यान रखना उन एनजीओस को
उनका लाइसेंस बंद ना हो, उनको हमेशा सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलता रहे जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन with NGOs and experts or specialists on human rights issues. स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC वाले चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के कंटेक्स्ट में हम लोग यहां पर देखते हैं ह्यूमन राइट्स कोड, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये जो एक्ट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कहां पर एस्टेब्लिश होते हैं? हर एक जिले के अंदर। स्पेशल कोर्ट हुए कि नहीं हुए? ये जो कोर्ट है ये सेटअप करे जा सकते हैं राज्य की सरकारों के द्वारा ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। तो फॉर एवरी ह्यूमन राइट्स कोड द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट्स एन एडवोकेट जिसने 7 साल तक लगातार प्रैक्टिस करी है एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो जानता है ये सारे इश्यूज के बारे में। फिर बात करते हैं 2019 में एक मेजर अमेंडमेंट एक्ट आया था, द वेरियस प्रोविजंस और फीचर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये क्या है? इस एक्ट में ये बोला गया था that a person who has been a judge of a Supreme Court is also made eligible to be appointed as chairperson of National Human Rights Commission in addition to the person who has been the Chief Justice of India. इसलिए जब हम बात करते हैं NHRC की कॉम्पोजिशन की, रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात आती है कि नहीं आती है वहां पर? इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया है? हु हैज बीन, रह चुका हो वो भी। हाँ, हु हैज बीन का मतलब क्या होता है? अभी तक उधर क्या था दायरा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, राइट? क्योंकि यार दायरा उसका एक्सपेंड करने की जरूरत इसलिए भी है, बर्डन देखो ना कितना सारा है इन सारी बॉडीज के ऊपर। जब तक इसको किसी केस में इंक्वायरी करने को बोला गया है, कुछ बताने को बोला गया है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट तब तक उस केस में आगे बढ़ सकता है क्या? और यहां पर अगर इसी के ऑफिसर्स की, इसी के लोगों की अगर किल्लत हो, लोगों की कमी हो, ये फिर खुद नहीं बंद कर रह जाएगा अपने दायरे के अंदर कि काम कैसे करे, तो कैसे करे काम। This Amendment Act increased the number of members of the NHRC who are to be appointed from amongst the persons having knowledge or practical experience with respect to human rights from 2 to 3, out of which at least one should be a woman. It made the chairpersons of, आपको पता है ना दूसरे नेशनल कमीशन से भी चेयरपर्सन आते हैं यहाँ पर, जो कि इसके क्या होते हैं? NHRC के कैसे मेंबर्स? शाबाश, एक्स ऑफिसियो, मतलब मयूर वो उस पोस्ट पर है, इस वजह से यहां पर ऑटोमेटिकली मेंबर बनने की केपेबल है। उनकी अपॉइंटमेंट अलग से नहीं हो रही है राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना? तो इट मेड द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, एज वेल एज चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज द एक्स ऑफिसियो मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जब हम शुरू में देख रहे थे ना NHRC को, जब हम बात कर रहे थे सारे नेशनल कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिसियो होते हैं। 2019 के अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ये तीन एक्स्ट्रा को और लाया गया था यहाँ पर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एज वेल एज चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और आपको पता है ना ये बॉडीज बाद में बनी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप जब इंडेक्स बता रहे थे तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कंटेक्स्ट में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और NCPCR, ये तो बहुत बाद में आई है। इसमें तो जो हम PDF अभी पढ़ रहे हैं वहां पर तो चैप्टर भी नहीं है इसके बारे में, NCPCR के बारे में। 7th एडिशन से हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन है ना। उसके बाद इट रिड्यूस द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स ऑफ द
It reduces the term of the chairperson of the members of the NHRC as well as the State Human Rights Commission from 5 to 3 years. लेकिन it also made them eligible for reappointment. It provided that a person who has been a judge of a high court is also made eligible to be appointed as chairperson of State Human Rights Commission, in addition to a person who has been the chief justice of the high court. कि जो पर्सन जज रह चुका हो हाई कोर्ट का वो एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द SHRC, इन एडिशन टू द पर्सन जो कि चीफ जस्टिस तो हाई कोर्ट का वो तो बनेगा ही, लेकिन जो जज भी रह चुका हो नॉर्मल जज वो भी चेयरपर्सन बन सकता है. It provided that central government may confer upon the SHRC, State Human Rights Commissions, the functions related to human rights being discharged by UTs. और आपको ये चीज पता है ना, एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इसको कौन देखता है हमेशा? NHRC. क्योंकि वैसे तो आप मुझे एक बात बताओ, जो ये तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, ये जो यूटीज जो होते हैं, यूटीज की देखभाल कौन करता है? कौन? सेंटर किसी भी केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन के जो केसेस को इंक्वायरी करनी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे सकती है? SHRC को, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, एक्सेप्ट दिल्ली. दिल्ली को कौन देखेगा हमेशा? NHRC. दिल्ली क्या है? स्टेट है कि केंद्र शासित प्रदेश है? यूटी है. आदत हो गई तुम लोग को बोलने की, है ना, केंद्र शासित प्रदेश. मुझे अच्छे लगते हैं एक्चुअली सब हिंदी के टर्म्स ना, तो मैं इनको देखता रहता हूँ सर्च कर करके, तो आदत हो गई है. फिर उससे एक फ़ायदा ये भी होता है, मेरे लेक्चर इंडिया में कोई भी सुन रहा हो तो उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कि पता नहीं. बात ये है कि मेरे लेक्चर कोई सुन रहा हो तो मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि उसको एडिशनल सर्च कुछ भी करनी ना पड़े. ये मेरी कोशिश होती है, ये वो होमवर्क मैं करके दे रहा हूँ उसको. इट प्रोवाइडेड एट, क्या कह रहे हो? इट प्रोवाइडेड एट Secretary General of NHRC shall exercise all administrative and financial powers except judicial powers and functions to make regulations subject to the control of the chairperson. Important है काफी ज्यादा ये वाला पॉइंट. इस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये भी बोला गया था that Secretary General of National Human Rights Commission shall exercise all administrative and financial powers. बस कौन सी पावर एक्सरसाइज वो नहीं कर सकता? Judicial functions and power to make rules and regulations, but it is subject to the control of the chairperson. और chairperson कौन होते हैं NHRC के? Retired chief justice of सुप्रीम कोर्ट. जब आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलना होता ना, तो आप एक कॉमन टर्म यूज कर सकते हो, क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, वो एक ही होता है. हाँ, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टर्म यूज नहीं करनी तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो. मतलब वो मान लिया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मल चीफ जस्टिस बोलोगे तो हाई कोर्ट के भी तो होते हैं चीफ जस्टिस. इट प्रोवाइडेड दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन shall exercise all administrative and financial powers of the commission. सेम चीज वही, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन. और यहां पर चेयरपर्सन कौन होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज और बोल दी गई थी. इट प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट is also made eligible to be appointed as chairperson of SHRC in addition to the person who has been the chief justice of high court. यानी कि नॉर्मल जज भी हो सकता है रिटायर्ड. ठीक है, ये चीज याद रखना. रिटायर्ड जज की भी और रिटायर्ड चीफ जस्टिस की भी, क्योंकि ये देखो who has been यहां पर जज, यहां पर चीफ जस्टिस, दोनों is also made eligible. तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमने ये जो हमारे चैप्टर्स थे दोनों कंबाइंड तरीके से हमने इसको डिस्कस करा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इसको कंप्लीट करा. तो नीति आयोग को अभी तक हमने देख लिया है, NHRC को देख लिया,
SHRC को देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेश चैप्टर में CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, और उसको कंबाइन तरीके से डिस्कस करेंगे SIC के साथ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।